press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम जान रहे थे ना किस कामचोर कौन होते हैं, जो काम से जी चुराते हैं, जो काम नहीं करते, आलसीपन करते हैं, अपना काम स्वयं करने में इतराते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कामचोर कहते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक व्यंग्य पाठ की जानकारी हम जान रहे थे। कामचोर पाठ से आपकी वसंत भाग 3 का पाठ संख्या 10 कामचोर। और ये घर में चुपचाप बैठकर क्या हो गए हैं, बच्चे घर के मोटे मोटे हो गए हैं। तो माता पिता उन्हें अब घर के कामकाज में बिजी करने के लिए कह रहे हैं और उनके लिए शाही फरमान आ जाता है कि आज से काम जो नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हैं उनके अब्बा मियाँ ने उनके पिताजी का, है ना। तो साथ में काम करने के साथ साथ खाना तो मिलेगा ही और साथ में उनको पूरी तनख्वाह भी मिलेगी, यानी पेमेंट भी मंथली दिया जाएगा, मंथली पॉकेट मनी भी दी जाएगी। एक तो बच्चों को काम करने का तरीका नहीं है, यानी काम करने अभी क्या है, एक आर्ट होता है बच्चों, एक कला है। वो भी चुपचाप बैठकर एकदम से हम काम करने लगेंगे तो उतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। उसको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, सुने हो ना। तो अब इन बच्चों को कामकाज करने का एक तो तरीका नहीं आता और उनके तो परिवार एकल परिवार की कहानी नहीं है, ये तो संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, जिसमें माता पिता के साथ सारे परिवारजन रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी और उनके बच्चे, इतने सारा पूरा का पूरा परिवार मिलजुल कर रहता है, तो हम उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। तो ये कहानी उसी संयुक्त यानी जॉइंट फैमिली की है, जिसमें अब सब बच्चे क्या करने लगे हैं, पैसों की हवस दिलाए हैं अब्बा मियाँ ने। तो सबसे पहले फर्श पर की पड़ी दरी जो है उसकी सफाई करने में लगे हैं। तो मैनर्स होना चाहिए और वो इनमें नहीं है। तो एक एक ग्रुप बनाकर, इतना समूह बनाकर आपस में डिस्कस करके काम करेंगे तो कोई भी काम आसान हो जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं तूफ़ान मचा रहे हैं, है ना। हमने देखा कि तूफ़ान क्या क्या गुजरा है। दरी से लेकर आंगन में निकाले गए, आंगन में जाकर फिर वहाँ पानी का तूफ़ान खड़ा कर दिया, फिर वहाँ पर मुर्गियाँ हकाले का काम कर रहे हैं और उनको समय से पहले ही उन मुर्गियों को क्या कर रहे हैं, अपने घर भेज रहे हैं। और मुर्गियों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, दड़बा। चल दड़बे करके उनको हकाला जा रहा है। और मुर्गियाँ जो है इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं होती, है ना। उनके तो पीछे पड़ गए हैं और वो सारी की सारी बेनकील होकर उधर इधर घूम रही हैं और घर में क्या क्या तूफ़ान मचा रही हैं, आपने ये भी जाना, है ना। इन्हें सारा तूफ़ान गुजरने के बाद क्या पता चला कि प्याली खाली है, बाउल्स जो भी है वो, जो घर में कई तूफ़ान मचाने वाला ये काम है। अब एक मुर्गी जो है दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। दाल की पतीली, एक वेसल में दाल बनी हुई है, जिसे कि बेड़े सार आप कहते हो। दाल की पतीली जो है, एक मुर्गी उसमें अपना पाँव रख चुकी है और वो जब सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसलती है, यानी वॉशरूम को मोरी कहा जाता है। तो वो मोरी में इस तरह से फिसली कि सीधे जाकर वो फिसली के सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई क्या कर रही थी, अपना मुंह धो रही थी। इन्हें वो अपनी मुंह की सफाई कर रही है और ये मुर्गी इस तरह से फिसल कर गई कि सारी के सारा कीचड़ जो है, गंदगी उसके पाँव में लगी और वो पाँव मौसी के मुंह पर। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। कोई मुर्गी हाथ नहीं आ रही थी, वो बस सारे के सारे घर में बेनकेल बनी घूम रही हैं। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी।
एक मुर्गी भी अपने घर में जाने को तैयार नहीं हुई। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब एक तरफ जुट नहीं रहे बच्चे, अभी मुर्गियों को अपने दड़बे भेजे नहीं हैं कि उनकी नज़रें किस पर जम गई? भेड़ें, भेड़ बकरियां जो कहते हैं ना, कुरीगड़ू, जो ये शीप जो है वो आई हैं। तो वो बच्चे सोच रहे हैं चलो लगे हाथों हम इन्हें भी क्या करेंगे? दाना खिला लेंगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। इन्हें उनकी नज़रें बहुत तेज़ रहती है और सुबह सुबह से भी क्या है वो बहुत भूखी हो गई थी। तो भूखी भेड़ें जो दाने का ये सूप देखती हैं, जो ये ग्रेन्स का जो सूप रहता है ना पीने का, उसको देखकर सारी की सारी भेड़ें एक साथ झपट पड़ी, एक साथ अटैक कर दी। क्या पीने के लिए? दाने का सूप। टोमेटो सूप आप पीते हो ना, सबसे दाने का सूप पीने के लिए कौन झपटी? भेड़ें। गोट्स, भेड़ बकरियां तो लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, ना इधर देख रही है ना उधर देख रही है। उनकी नज़र तो सिर्फ उस सूप पर पड़ी है। तो वो सारी की सारी तख्तियाँ जो उनके बीच आ रही हैं, सबको लांग कर वो दौड़ी जा रही हैं। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी तो एक कहावत ही फेमस है। कौन सी है? उनका एक प्रोवर्ब। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। इन्हें मशहूर है ना ये भेड़ चाल के, उनकी नज़र एक तरफ पड़ गई तो उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, बस उन पर आक्रमण करने के लिए वो क्या कर रही हैं? अब टूट पड़ रही हैं कि रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही हैं सबको वो लांघती हुई जा रही हैं, सबको लुढ़काती हुई, बर्तनों को, वेजल्स को सब लुढ़काती इधर उधर बिखराती हुई क्या है वो दौड़ रही है। उनकी नज़रें सिर्फ उस दाल के सूप पर हैं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला था। अब वहाँ पर तख्त जो है, तख्ता जो टेबल जो रहता है, उस टेबल पर क्या है? बानी दीदी, दीदी जिसका नाम बानी है, उसका दुपट्टा रखा हुआ है। किस लिए? उस पर वो मीनाकारी का काम कर रही है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना चमकी वर्क, कुंदन सभी के सभी डालकर वो सजाने का काम दुपट्टे पर करते हैं ना, तो इसलिए वो दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा क्या कर रही हैं? सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। इन्हें जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे, सलमा पुरनी जो कहते हैं ना, ये सारी की सारी मीनाकारी की चीज़ें वो रख कर क्या करिए दीदी, उनकी बुआ, उनकी फूफी, इन्हें मुगलानी जो मुग़ल की रहने वाली है वो, इसलिए मुगलानी बुआ कहा जा रहा है। वो अपनी बुआ को इस तरह से हम रख कर सजाएंगे करके उसको कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनाओं का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। है ने अब उस दुपट्टे पर इन्हें उनकी उस कौन सी दीदी, बानी दीदी का दुपट्टा जो है उस पर मीनाकारी का काम चल रहा है ना। तो अब ये मेंगने जो ये भेड़ें जो हैं ऐसी भागी उस दुपट्टे पर से कि वो सारे मेंगनों का छिड़काव, इन्हें पूरी की पूरी गंदगी वो डालते हुए क्या कर रहे हैं? दुपट्टे को रौंदती हुई उस पर अब सलमा पुरनी या सलमा सितारे नहीं बल्कि उनकी गंदगी पड़ गई है, उनके मेंगने पड़ गए हैं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। इन्हें ऐसा तूफान गुजरा है मानो कोई जर्मनी की आर्मी वहाँ पर टूट पड़ी हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी वो बच्चे उनको एक तरफ पिला नहीं रहे हैं बल्कि उनको भी डर है, वो डर के मारे सूप दिखाकर भागे चले जा रहे हैं और जहाँ जहाँ से वो लेकर भाग रहे हैं उनके पीछे पीछे भेड़ें भी क्या है, सारे का सारा तूफान मचाती हुई शिकारी कुत्तों की तरह क्या है वो सूप के पीछे टूट पड़ी हैं। उन्हें तो सिर्फ क्या आ रही है, उसकी स्मेल, उस सूप की स्मेल वो सूंघ रही है और वो हमला कर रही है।
हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। यानी बानी का दुपट्टा, बानी दीदी का दुपट्टे की कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई, जो कि सलमा सितारों की तरह भेड़ों के मेंगने वहाँ पे पड़ गए, उनका सारा का सारा डंग वहाँ पे पड़ गया है। अब यहाँ पे जो है हज्जन माँ, हाजन किसको कहते हैं, जो पिलग्रिमेज सेंटर यानी कोई धर्मस्थल जाकर आता है ना, हज, तो हज को जाकर आने वालों को हाजी और लेडी हो तो हाजन कहते हैं। तो हाजन माँ जो है एक पलंग पर अपना दुपट्टे से वो क्या है मुंह ढके हुए सो रही थी, गहरी नींद सो रही है, अपने दुपट्टे को उसके चेहरे पर वो कवर किए हुए। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो ना जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। यानी वो आराम से सोई हुई है, अपना चेहरा अपना फेस को कवर किए हुए है अपने दुपट्टे से, और न जाने कौन से महल की वो सैर कर रही थी कि दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो खींचने लगी, यानी मारो मारो करके चीखने लगी, चिल्लाने लगी। यानी उसके ऊपर से भी ये भेड़ें जो है दौड़ती हुई जा रही है। तो जैसे ही वो देखती है तो ऐसा लग रहा है उसको वो नींद में सपना देख रही है, और नींद में ही वो मारो मारो करके चीखने लगी है। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। यानी अब आंगन में कौन है, तरकारी वाली यानी सब्जी वाली आई हुई है। अब सूप तो उन्हें मिला नहीं, इसलिए तरकारी वाली आई है। तरकारी वाली यानी सब्जी वाली, वेजिटेबल्स बेचने के लिए सब्जी वाली आई है उनके घर। तो सारी भेड़ें जो हैं अब उस टोकरी पर टूट पड़ी, जो बास्केट में वो वेजिटेबल्स रखी हुई थी उस पर टूट पड़ी, और वो किन्हें भूल गई हैं, दाल के सूप को बिल्कुल ही भूल गई हैं। वो दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। इन्हें मटर पीस जो हैं वो उसको क्या करी है, मटर की फलियों को वो पीस जो है उसको तोल रही है। मटर इसको तोल रही है, और रसोइया जो रसोई में खाना बनाता है उसको रसोइया कहते हैं, वो क्या करे तोल कर ले रहा है, और वो दालान में यानी वरांडे में बैठा हुआ है। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। जैसे ही भेड़ें उसकी तरफ लपेट रही हैं तो ये उठकर खड़ी हो गई, अपना सीना तान करके उनको मैं यहाँ से हकाल दूंगी, वरना क्या होगा, वो भेड़ें इसकी सारी की सारी सब्जियां जो है वो खा लेंगी। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। क्या बच्चों, आपने कभी भेड़ों को छू कर देखा है? यदि नहीं छुआ है तो छू कर देखो। उनकी बॉडी पर, उनके शरीर पर जो ऊल जैसा रहता है, उनके नरम बाल जो रहते हैं, हम उन पर अपना हाथ रखेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे कि हम कॉटन पर रखे हुए हों, क्योंकि उनका शरीर, उनका स्किन जो रहता है उसके ऊपर से पूरे उनके बाल घने थिक उनके हेयर जो रहते हैं ऊल की तरह, तो वो ऊल ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कैसे पिटाई ऐसी कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि रुई के तकिए को वो कूट रही हो। यानी पिलो रहता है ना, एकदम स्मूथ पिलो कॉटन का, उस पर हम मारेंगे तो कैसा नरम नरम लगता है, ऐसा लग रहा है। यानी कि वो तरकारी वाली उन भेड़ों को मार रही है तो उसका कोई असर उनको नहीं हो रहा है। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक कर रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि हम जो उसे मार रहे हैं, भेड़ों को लग रहा है कि हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ उन्हें तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। यानी वो मारने का काम कर रही है, पर उसके मार की कोई उन्हें परवाह नहीं है, और वो सारी की सारी सब्जियां क्या हो गई, उन भेड़ों के पेट में चली गई जो उसकी टोकरी में रखी हुई थी। यानी पूरी की पूरी तरकारी जो है भेड़ों ने खा ली, अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दिया, ने अपने पेट में डाल दी, खा ली सारी की सारी तरकारी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इन्हें इधर देखो तो ये प्रलय, ये तूफान मचा हुआ है घर में भेड़ों का, और उधर दूसरे बच्चे जो हैं वो भी
लापरवाह नहीं थे, है ना। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी, है ना। पलटन तो बहुत सारी थी, कई सारे बच्चे थे संयुक्त परिवार के कारण। तो थोड़े बच्चे इसमें लगे हैं, थोड़े बच्चे मुर्गियों के पीछे जमे हुए हैं, थोड़े बच्चों को अभी क्या सोच रही है कि यदि वो काम नहीं करेंगे तो रात का खाना उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए हर बच्चा कोई ना कोई प्रतिक्रिया में क्या है, लगा हुआ है। तो कुछ बच्चे क्या करने लगे, वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। चलो वहाँ पर 4 भैंसे हैं, भैंसे ने बफेलो, भैंसे ने बफेलो जो हमें दूध देती है ना। गाय, भैंस, ये सभी क्या हैं, दूध देने वाले प्राणी हैं। तो 4 भैंसे वहाँ पर हैं और उनसे क्या है, ये बच्चे दूध उनसे हम दोह लेंगे करके उस पर टूट पड़े हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, है ने 8 हाथ। क्या कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे, धुली बेधुली बाल्टियाँ लेकर, कोई बकेट्स वहाँ पर वॉश्ड हैं, कोई अनवॉश्ड हैं, तो जो भी उनके हाथ मिली वो सब लेकर क्या करने लग गए। अब 8 हाथ हैं, यानी 4 बच्चे उन 4 थनों पर क्या कर रहे हैं, पिल पड़े हैं। थन जहाँ से दूध निकाला जाता है वो सारे के सारे अटैक करने पर भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई, है। भैंस भी अलर्ट हो गई। तो क्या कर दिया भैंस ने, वो जोर से एकदम उठकर बाल्टी को लात मार दी और वो बाल्टी जो है दूर चली गई और भैंस भी उनसे बचकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। तो बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि उनकी अगाड़ी यानी आगे वाली टांगें, पिछाड़ी यानी पीछे वाली टांगों को बांध दिया जाए और फिर खाबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। फिर हम इस भैंस को कंट्रोल में लाएंगे, फिर हम उससे दूध निकालेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। घर में जो झूला था, क्या कहते हैं उसको, स्विंगिंग, उसकी रस्सी, उसकी रोप को निकाल लिए बच्चों ने और इस भैंस के अगाड़ी और पिछाड़ी टांगों को बांध दिए, यानी आगे की 2 टांगों को बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की 4 पाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। यानी पिछली 2 पैर, पीछे वाली टांगों के, भैंस की पिछले वाली पीछे की 2 टांगों को उसके बांध कर रस्सी को किसे बांध दिया गया है, एक कॉट को बांध दिया गया है, एक बेड को बांध दिया गया है जिस पर कौन सोए हैं, चाचा जी लेटे हुए हैं। और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश, यानी सामने के 2 पैर अभी बांधने ही वाले थे कि भैंस क्या है, अलर्ट हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, यानी अभी उस कॉट पर, उस पलंग पर चाचा जी लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता। यानी भैंस की टांगों को पीछे की तरफ से बंधा गया है, सामने की 2 टांगें भी खुली हैं। तो वो अलर्ट होकर भैंस वहाँ से भागने लग गई। तो जैसे ही भागने लग गई, साथ में क्या जाने लगा, बेड जिस पर चाचा जी लेटे हुए थे। समझ में आ रहा है? तो उन्हें लग रहा है कि वो कोई सपना देख रहे हों, यानी उन्हें वो ऐसा फील करें जैसे कि वो ड्रीम देख रहे हो। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। यानी बेचारे तो ये आंखें मूंद कर नींद में ही हैं और उन्हें लग रहा है कि वो सपना देख रहे हैं। जब वो जाते जाते पलंग जो कॉट जो है, पानी का ड्रम था पास में, उसे टकरा गया और टकरा कर उस ड्रम में का पानी जो उछल कर चाचा जी पर पड़ता है तो वो क्या कहते हैं कि कोई मैं तूफान में फंस गया हूँ जैसे समझ रहे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है, अरे साथ में तो ये तूफान भी आया हुआ है करके समझ रहे हैं। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। इन्हें अब उन्हें असली बात की खबर है, हो गई है कि अरे अरे क्या हो रहा है। तब क्या करते हो,
यदि उठे तो गिर जाएंगे। इसलिए जैसे ही वो असली बात उन्हें पता चल गई, वो पलंग की दोनों तरफ पकड़े हुए हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊं बोल के, और बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। जो बच्चे एक काम किए ना, जिसने भैंसों की टांगें इनकी पलंग से बांधी, उनको डांटने लग गए। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। चाचा जी बैठे ही हुए हैं और भैंस लेकर उन्हें सारे का सारा घर घुमा रही है। तो बच्चों को देखकर वो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद मिल रहा था उन्हें। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तो जैसे ही वो भैंस बेकाबू होकर, अनकंट्रोल होकर भागी जा रही थी, तो एक बच्चे की नज़र क्या है, उसके बछड़े पर पड़ी। बछड़ा यानी भैंस के बच्चे को। द यंग वन ऑफ अ बफलो इज कॉल्ड कॉफ। बछड़ा यानी भैंस का बच्चा, छोटा सा बच्चा जो था, खुला था वो। तो इन बच्चों में से एक ने सोचा कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, वो तो बंधा ही हुआ है, चलो इसको हम खोल देते हैं। तो इमीडिएटली तत्काल उसको खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिए। इन्हें बच्चे जो सोचा, अरे हमने तो इस भैंस के बच्चे को खोला ही नहीं, यदि हम इसको खोल देंगे तो भैंस की ममता जागेगी और वो कंट्रोल होकर रुक जाएगी, क्योंकि उसका बच्चा तो भूखा है करके। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा। तो बछड़े की ममता की व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुर यानी पैरों को, अपने पैरों को ब्रेक लगा दिए, इन्हें रोक दिया गया उनको, और वो आगे भागी नहीं। तो बछड़ा तत्काल ही जुट गया, यानी बच्चा जो है बछड़ा दूध पीने में लग गया। दुहने वाले, अब क्या है, भैंस एक तरफ चुपचाप खड़ी है, उसका बछड़ा भी दूध पी रहा है। तो अब ये सारे बच्चे जो दूध दुहने के लिए आए थे, गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। जब वो धुली बेधुली बाल्टियाँ लेकर आए थे ना, जैसे ही उस भैंसे ने उसको लात मारा तो सीधा जाकर बाल्टी गोबर में पड़ गई थी, यानी कऊ डंग जो कहते हैं ना। तो वो गोबर में पड़ जाने के कारण बाल्टी को छोड़ दिए, गिलास कटोरे यानी ग्लासेस बाउल्स जो भी हैं वो लेकर अब उसमें दूध दुहने के लिए ले आए हैं। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा। जैसे ही बच्चे दूध दुह रहे हैं, कुछ क्या हुआ, ज़मीन पर भी पड़ गया, स्प्रेड हो गया, और कुछ उनके कपड़ों पर भी गिरकर वेस्ट होने लगा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। सिर्फ कुछ ही दूध वो जो बच्चे गिलास और कटोरियाँ ले थे उनमें आ गिरा। बाकी का दूध सभी बछड़ा पी गया, यानी रिमेनिंग जो भी दूध था वो बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। इतना सारा कुछ भी घर में तूफान मचा गया था, कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। इतने कम समय में इतना सारा तूफान धर गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। इन्हें सारे का सारा तूफान गुजर जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारे का सारा घर, पूरे का पूरा घर में क्या बिखर पड़ा है, जो कि चले थे सफाई करने के लिए, और उल्टा क्या हो गया, सारे के सारे घर में मुर्गियाँ जो भाग करके सारे के सारा खीर की कटोरियाँ उल्टाकर, दुपट्टे पर अंदर घर में गंदगी करके, मेंगने छिड़क कर, सब भेड़ें जो टूटे हुए तसले, सारी की सारी जो घर में चीज़ें थी टूटी हुई थी, फिर बाल्टियाँ, बकेट्स, लोटे, कटोरे, और सिर्फ बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे। तो बच्चे बाहर किए गए। ये सारे का सारा तूफान किसका रचाया हुआ था?
उन सभी बच्चों का। तो बच्चों को उस घर से बाहर निकाल दिया गया, चलो बाहर निकलो तुम अब सब, बहुत हो चुका है घर का कामकाज बोल गए। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, है ना, मुर्गियों को बाहर बाग में गार्डन में छोड़ा गया। हकाई गई मतलब उनको बाहर भेज दिया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, यानी कि वो तो गरीब बेचारी तरकारी यानी सब्ज़ी बेचकर अपना पालन करती थी, तो सारी की सारी सब्जियां भेड़ें खा चुकी थी, इस कारण उसके आंसू पोंछे गए, मतलब उसकी जो भी तरकारियां जो भी सब्जियां उलाई थी उसके पैसे उसको दे दिए गए। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। इन बच्चों की माँ जो है, जिन बच्चों के अब्बा ने ये फरमान किया था, यह ऑर्डर दिया था कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा, याद है। तो ऐसा तूफ़ान देकर उन बच्चों की माँ ने क्या डिसाइड किया कि अब मैं चली जाऊंगी अपने माँ के यहाँ, करके वो अपना सारे का सारा सामान क्या कर रही है, पैक कर रही है। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, यानी वो अपने पति से कह रही है तुम या तो ये बच्चा राज पूरे के पूरी बच्चों की बटालियन रख लो, वरना मुझे रख लो, किसी एक को तुम चुन लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी, यदि ऐसा तुम किसी एक को नहीं चुनोगे तो मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊँगी, करके माँ ने क्या किया, चुनौती चैलेंज कर दिया। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अब अब्बा क्या कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चों की जो बटालियन है पूरी की पूरी बच्चों को लाइन से खड़ा किए हैं, कतार यानी लाइन क्यों में खड़ा किए हैं, और कह रहे हैं अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले क्या फरमान था, जो कोई काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं दिया जाएगा, अब जो काम करेगा उसको खाना नहीं दिया जाएगा। तो बस ये फरमान होना ही था, ये लीजिए, इन्हीं किसी करवट शांति नहीं, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बैक टू पेविलियन, बच्चों ने वही निश्चय कर लिया, डिसाइड किया कि चलो हम हिलकर अब पानी तक नहीं पिएंगे, हमारे लिए यही आराम है, हम ऐसे ही रहेंगे, करके वो पहले की तरह ही बन गए। यानी कि ऐसी सोच रखना कि बच्चों बिल्कुल गलत है, बच्चों में क्या है, अपने आप में सुधार लाना है। अरे हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, हमें ऐसे नहीं बल्कि तरीके से, सही तरीके से, सही मैनर्स के साथ हमें काम करना है। यदि बच्चे अब काम करना सीखेंगे तो आगे चलकर उन्हें कोई कठिनाई उठानी नहीं पड़ेगी। यदि कामकाज नहीं किए तो ऐसे मुश्किलात, ऐसे डिफ़िकल्टीज़ को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो बदले में हमें वही पुराने तरीके अपनाने नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप में क्या है, चेंजेस लानी होनी चाहिए, यानी अपने आप को हमें बदलना है, कामकाजी बनना है। कामकाज करते रहेंगे तो सही तरीका आ जाएगा। सबको आपस में क्या है, मिलजुल कर बांट कर आपस में काम कोई भी करेंगे तो इत्मीनान से करेंगे तो कोई भी काम आराम से हम कर सकते हैं, है ना। आशा करती हूँ ये पाठ आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इन्हें यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न हैं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? नहीं ना, ये उन्होंने उचित नहीं किया। उन्हें तो समझ लेना चाहिए कि हम अब जो भी काम करेंगे सही तरीके से करेंगे, हम कामकाजी बनेंगे, ऐसा उनकी सोच रखनी चाहिए थी। घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, यानी घर के जनरल कोई भी काम हो या अपने पर्सनल काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार।
कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इन्हें बड़े होते बच्चे किस प्रकार अपने माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। इन्हें हर सुख में, हर दुख में, हर कदम में हमें माता पिता का साथ देना चाहिए। लड़कियां माँ के काम में जुट जानी चाहिए और पिताजी का हाथ बटाने के लिए घर के बेटे जो हैं उनको जुट जाना होता है। ऐसा हम उन्हें आराम से उनका साथ देंगे तो हम उनके सहयोगी हो सकते हैं। यदि घर का सारा काम बेचारे वही करे और हम चुपचाप बैठकर पानी तक उनसे ही मंगा कर पिए तो ये हम उन पर क्या होंगे, भार हो जाएंगे, भार पड़ जाएंगे, है ना। इन्हें एक बोझ जैसे लग जाएंगे। यानी बड़ों के हमें क्या करनी होनी चाहिए, बड़ों की हमें खिदमत करनी है ना। बड़ों की ब्लेसिंग्स हमें लेने हैं तो उनका कहा मानो, बड़ों का कहा मानना हमें चाहिए। यदि कोई भी सदस्य बैठकर पानी मांगता है तो कर्तव्य बच्चों का होता है कि बच्चे जाकर उन्हें ला कर दिए, ना ही माँ बाप उन्हें ला कर दें, है ना बच्चों। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं, ये सब आप लिख सकते हो। इन्हें अपने पाठ पुस्तक में से ये पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लो और लिख सकते हो, लिख लो। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, ये आपको विचार करके लिखना है। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपको अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। जैसे ही आप उनको सुझाव देते देते आप भी कामकाजी बन सकते हो। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसकी विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर भाषा की बात में आपको धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बेधुली यानी बिना धुली, यानी विदाउट वॉश। तो बे जो है वहाँ पर क्या है, एक उपसर्ग है। जैसे कि मैंने आपको कहा था धुली, धुली क्या है, एक मूल शब्द है ना। धुली एक मूल शब्द है जिसके आगे बे उपसर्ग लगा देंगे तो इस शब्द में परिवर्तन हो जाएगा और वो शब्द धुली से बेधुली बन जाएगा। तो ये मूल शब्द के आरंभ में जो शब्द जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, यानी प्रीफिक्स। ऐसे ही यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द पर कुछ शब्द दिए गए हैं। प्र, आ, भर, बद। इससे आपको शब्द जोड़कर क्या करना है, मूल शब्द जोड़कर आपको एक नया शब्द बनाना है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ, ये हास्य पाठ जो भी है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप उसका पूरा आनंद लेकर सुने होंगे, है ना। धन्यवाद।